नमस्कार। वर्ष था 2006 और राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में तत्कालिक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी द्वारा दिया गया एक वक्तव्य आज 2024 में कांग्रेस के गले की फांस बन गई है। वो ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान की एक रैली में कहा कि कांग्रेस आपकी संपत्ति का सर्वे करेगी और उस संपत्ति को उन लोगों में बांट देगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं, घुसपैठियों में बांट देगी। और इसके बाद से एक बवाल सा मचा हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो कहा वो इसके बेसिस पे था कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था 2006 में, जिसमें उन्होंने जिक्र करते हुए कहा था कि हमें एक ऐसी विकास की रूपरेखा बनानी चाहिए। मैं एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बता रहा, उसका भाव बता रहा हूं। ऐसे विकास के प्लान्स करने चाहिए जिसमें माइनॉरिटीज और स्पेशली मुसलमानों को उनका हक मिल सके और देश के संसाधनों पे सबसे पहला हक इनका होना चाहिए। अब इस विषय के ऊपर इतना ज्यादा बवाल मचा हुआ है कि आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के वक्तव्यों को निकाल कर दिखाया जा रहा है, वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के वक्तव्यों को दिखाया जा रहा है और एक तरह से बताने की कोशिश हो रही है कि कांग्रेस ने जो अपने वर्तमान मैनिफेस्टो में भी कहा है आर्थिक सर्वे की बात, और उसके बाद उसको विस्तार देते हुए आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह से सर्वे की बात कही है, एक्सरे करने की संपत्ति की बात कही है और ये बताने की बात कही है कि वो संपत्ति किसके पास है वो बताएंगे, इसने एक बहुत बड़ा डर भी लोगों के मन में क्रिएट कर दिया है। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी इस मैसेज को बहुत स्ट्रांगली पुश कर रही है कि आपकी संपत्ति हड़प लेने की और हड़प कर उन लोगों को दे देने की जिन लोगों ने काम नहीं किया, जिनने अपनी संपत्ति नहीं बनाई, आपने मेहनत किया, आपने संपत्तियां बनाई, और जिन लोगों ने कुछ नहीं किया उन लोगों में बांट देने की साजिश कांग्रेस कर रही है। आदरणीय मनमोहन सिंह जी का 2006 का जो बयान है उसका विरोध उसी समय से हो रहा है। इनफैक्ट उसी दिन हुआ था। तत्कालिक मुख्यमंत्री गुजरात आदरणीय नरेंद्र मोदी ने उसी समय इसका विरोध किया था कि इस तरह स्टेटमेंट्स प्रधानमंत्री को नहीं देने चाहिए। क्या उस पूरे भाषण में माइनॉरिटी और स्पेशली मुस्लिम ये आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने नहीं कहा था? ये कहा था। अब कांग्रेस पार्टी इसको ट्विस्ट देने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों की भी बात की थी, महिलाओं बच्चों की बात की थी, लेकिन उन्होंने जो ये सेंटेंस कहा था कि रिसोर्सेस पर पहला अधिकार उनका होना चाहिए, ये सेंटेंस उन्होंने इसी कंटेक्स्ट में कहा था कि हम लोगों को ऐसे बनाना चाहिए पॉलिसीज जिसमें कि माइनॉरिटीज और स्पेशली मुसलमानों को उनका लाभ मिल सके और संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। और ये तो 2006 से ये बात चल रही है। आज के डेट में कांग्रेस इसको स्ट्रांगली डिफेंड क्यों कर रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री ने उनकी ये चोरी पकड़ ली है और कांग्रेस इस पे वाद विवाद करना चाह रही है, कांग्रेस इस पे बार बार बात कर रही है। तो क्या कांग्रेस ने आदरणीय राजेंद्र नाथ सच्चर जी के नेतृत्व में एक सच्चर कमेटी नहीं बनाई थी जो स्पेसिफिकली इसलिए थी कि मुसलमानों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है, जिसने ये रिपोर्ट लिखा कि अनुसूचित जातियों से भी खराब है? हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन आप भी जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, किस परिस्थिति में है और अनुसूचित जातियां किस परिस्थिति में है। लेकिन इस तरह की जब रिपोर्ट आई थी तो कांग्रेस ने वो रिपोर्ट क्यों बनाई थी? आदमी आपकी हिस्ट्री देखता है कि आपने किस तरह के काम किए हैं और उन कामों के आधार पर किसी भी तरह का आरोप आप पे चिपकता है या नहीं चिपकता है। कांग्रेस के ऊपर इस तरह के अपीजमेंट पॉलिटिक्स के आरोप आज से तो लग नहीं रहे हैं। अगर कांग्रेस बाबरी मस्जिद के लिए खड़ी हो सकती है, अगर कांग्रेस राम मंदिर के विरोध में खड़ी हो सकती है, राम मंदिर की अभी जो पुनर्स्थापना हुई उसके प्राण प्रतिष्ठा समारोह से गायब रह सकती है, और कांग्रेस के प्रथम प्रधानमंत्री जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी के नेता थे आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी ने सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा और पुनर्स्थापना से भी अपने आप को अलग किया था और उन्होंने तत्कालिक राष्ट्रपति आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी को भी कहा था कि इस कार्यक्रम में उन्हें भाग नहीं लेना चाहिए। तो कांग्रेस की यह हिस्ट्री रही है, कोई भी आरोप किसी के ऊपर चिपकता है तो उसकी हिस्ट्री देखते हुए चिपकता है, और कांग्रेस की अपीजमेंट की हिस्ट्री रही है। इसमें मुझे आपको शायद ही किसी को कोई शक होगा। और जब आदरणीय प्रधानमंत्री माइनॉरिटीज और स्पेशली मुस्लिम ये कह सकते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इसको चुनावी भाषण में कहते हैं और इसके लिए अपने वोटर्स को जागरूक करते हैं और वोटर्स को बताते हैं, तो वो कैसे गलत हो जाता है? ये गलत तो नहीं हो सकता।
अब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस वक्तव्य का विरोध कांग्रेस कर रही है, समझ में आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस वक्तव्य का समर्थन आदरणीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी कर रहे हैं, यूपी के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, असम के आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी कर रहे हैं और तमाम बीजेपी के लीडर्स कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो कांग्रेस के पालतू पाले हुए ज्ञानी जन हैं, वो इस बात पे इतना भड़क रहे हैं कि इस विषय पे बात करना बहुत आवश्यक हो जाता है। सवाल आता है कि क्या इस देश में मुसलमानों के नाम पर अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं की गई? जवाब है, बिल्कुल की गई। हज सब्सिडी पहले दी जाती थी और अभी भी पार्टियां, कांग्रेस और इंडी गठबंधन की जो अन्य पार्टियां हैं, वो हमेशा अभी भी बीच बीच में मुस्लिम रिजर्वेशन की बात करती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में शायद रिजर्वेशन देने की भी बात की थी, रिजर्वेशन दिया भी गया था, जिसको शायद हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्ट्राइक डाउन किया गया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने इसका वादा किया था, अपने घोषणा पत्र में कहा था। तो मुस्लिम अपीजमेंट तो भारत में लगातार चल रहा है, तो इसके ऊपर अगर आदरणीय प्रधानमंत्री बात करते हैं तो इसमें कौन सी गलत बात है? कोई एक प्रधानमंत्री अगर ये कहते हैं कि रिसोर्सेस पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज और स्पेशली मुसलमानों का होना चाहिए, तो कोई प्रधानमंत्री अपने वोटर्स को इसके बारे में जागरूक कर रहा है कि उन्होंने क्या कहा है, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं हो सकती। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की राजनीति कम्युनल नहीं थी, तो फिर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राजनीति कैसे कम्युनल हो सकती है? क्या कांग्रेस ने अपने करंट घोषणा पत्र में, जिसको न्याय पत्र वो कह रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे की बात नहीं कही है? इकोनॉमी की सर्वे की बात, फिनांस की सर्वे की बात नहीं कही है। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने नहीं कहा है कि हम एक्सरे करेंगे सबकी संपत्तियों का, किसके पास संपत्ति है। आज वो चुनिंदा एक दो लोगों का नाम ले रहे हैं जो बड़े बिजनेसमैन हैं, क्या बाकी लोगों का सर्वे नहीं करेंगे? वो अगर वो कह रहे हैं सर्वे करेंगे, तो फिर उनको घोषणा पत्र में डालना नहीं चाहिए था। क्या यह सच बात नहीं है कि कांग्रेस ने संपत्तियों के रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कही है? क्या यह झूठ है कि देश में जो एक नागरिक का मूलभूत अधिकार था, फंडामेंटल राइट टू संपत्ति था, राइट टू एसेट्स था, संपत्ति का अधिकार था, उसको कांग्रेस ने ही छीना, सब 42nd अमेंडमेंट के बाद छीना। उस राइट टू एसेट्स, संपत्ति के अधिकार को भी कांग्रेस ने छीना था। यह बात तो सही है। पहले देश में हमारे फंडामेंटल राइट्स में यह राइट आता था कि संपत्ति का अधिकार, जिसको बंद कर दिया गया। और कांग्रेस जब रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कह रही है और कह रही है कि हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो कांग्रेस को बताना चाहिए था वो रीडिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पर होगा, किस तरह होगा। जब आप वादा कर रहे हो तो उसका बैकग्राउंड तो बताओगे। इसी तरह 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने कहा हम 6,000 रुपए महीने देंगे, उसके बाद उसमें इतना कंफ्यूजन हुआ कि वो टॉपअप होगा या सबको मिलेगा। अभी कांग्रेस कह रही है 1 लाख रुपए हर महिला को देंगे, और वो टॉपअप होगा या सीधे उनके अकाउंट में होगा। अभी खटाखट आदरणीय राहुल गांधी जी कह रहे थे, उसके बाद कह रहे थे उससे गरीबी खत्म हो जाएगी। अभी गरीबी, फिर वो उस पर भी बैकफुट पे चले गए हैं। तो कांग्रेस के घोषणाओं में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, लेकिन कांग्रेस की हिस्ट्री पे लोगों को कंफ्यूजन नहीं है। क्या कांग्रेस ने दंगा नियंत्रण कानून लाने की कोशिश नहीं की थी? आपको जाकर उसको नेट पे चेक करना चाहिए कि वो जो उसका प्रारूप था, वो कानून के जो प्राविधान थे, उन प्राविधानों में क्या था। किसके ऊपर अपनी दोष सिद्धि करने का आरोप स्टेट के ऊपर नहीं था, बल्कि लोगों को खुद बताना था कि वो निर्दोष हैं। ये साबित करने की जिम्मेदारी लोगों के ऊपर डाली हुई थी उस कानून में। कांग्रेस के इसी तरह घोषणा पत्र 2019 में था कि मार्केट से एग्रीकल्चर को जोड़ेंगे। सीएए का भी वादा कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस ने एक समिति गठित की थी, उसने कहा था कि जो पाकिस्तान से आ चुके हैं ऑलरेडी, उनको नागरिकता दी जानी चाहिए, और कांग्रेस फिर उस पर स्टेप बैक कर गई। और कांग्रेस, जब करंट मोदी सरकार इसके ऊपर काम कर रही है, तो कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। तो कांग्रेस जो घोषणा पत्र में कहती है और जो घोषणाएं करती है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। क्या आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो कहा चुनावी भाषणों में, उसको कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं माना जाएगा? आप भी जानते हैं कि कांग्रेस के डी फैक्टो अध्यक्ष कौन है, आप भी जानते हैं कि कांग्रेस के डी फैक्टो लीडर कौन है। क्योंकि कांग्रेस के सांसद होने के नजरिए से तो अभी आदरणीय रवनीत सिंह बिट्टू जी जो बीजेपी में शामिल हुए, वो भी कांग्रेस के सांसद थे। आदरणीय अमरिंदर सिंह जी की पत्नी, वो भी कांग्रेस की सांसद थी, और इसी तरह राहुल गांधी जी भी कांग्रेस के सांसद थे। लेकिन आप भी जानते हैं कि सच क्या है, जब कुछ करना होता है तो अध्यक्ष के रूप में आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे आगे आ जाते हैं, बाकी हर समय चलता वही है जो आदरणीय राहुल गांधी चलाते हैं।
अब सवाल यह भी आता है कि कांग्रेस कह रही है कि हमारे घोषणा पत्र में मुस्लिम शब्द का जिक्र कहां है, या हमारे घोषणा पत्र में यह बताएं कि हम लेकर मुस्लिमों को दे देंगे, ज्यादा बच्चे वालों को दे देंगे, घुसपैठियों को दे देंगे, यह हमने कहा है। तो सवाल कांग्रेस पे भी आता है कि लोकतंत्र खत्म, संविधान खत्म, डिक्टेटरशिप, ये जो बातें आप कर रहे हैं, ये बीजेपी के घोषणा पत्र में कहां है? बीजेपी के भी घोषणा पत्र में ये चीजें तो नहीं है, तो फिर कांग्रेस इसको कैसे कह रही है? इसीलिए जब आप झूठ कहते हैं बार बार तो 100 सोनार की 1 लोहार की वाली कहावत आ जाती है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री ने एक मुद्दा उठाया जो सीधे तौर पर ना जुड़ा हो, लेकिन उसको जोड़ने की कोशिश की जाए तो वो जुड़ता है, तो वही मुद्दा कांग्रेस के लिए भारी पड़ गया। 2006 में सच्चर समिति की रिपोर्ट आई थी, 2014 तक कांग्रेस ने उस पर क्या किया, कांग्रेस को बताना चाहिए। कांग्रेस ने उस पर कुछ नहीं किया, आज वो नए वादे कर रहे हैं। इसी तरह 2011 में जातिगत सर्वे हुआ था, 2014 तक उसको प्रकाशित क्यों नहीं किया कांग्रेस ने? इस पे बात होनी चाहिए, कांग्रेस को बताना चाहिए। तो कांग्रेस सिर्फ वादे करती है, बड़े बड़े बातें करती है, और जब उन बातों के ऊपर उन पे आरोप लग जाते हैं, जब उन बातों के ऊपर उन्हीं से सवाल शुरू हो जाता है, तो वो बैकफुट पे चले जाते हैं। इसी तरह स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें जो थी वो 2006 में आई थी। कांग्रेस को बताना चाहिए, आदरणीय राहुल गांधी जी को बताना चाहिए 2014 तक उन्होंने एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दी। आज वो वादा कर रहे हैं अपने न्याय पत्र में कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे, एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएंगे, तो 2014 तक क्यों नहीं कर पाए वो 8 सालों में? अगर उस समय नहीं कर पाए तो आप कर देंगे, इस बात की क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। और उसके उलट आदरणीय प्रधानमंत्री ने जितनी बातें कही हैं उनको साबित किया है, उनको करके दिखाया है, उसकी गारंटी है। इसलिए लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे विश्वास करते हैं और आदरणीय राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के लोगों पे विश्वास नहीं करते हैं। कांग्रेस आदरणीय प्रधानमंत्री के ऊपर झूठ बोलने का आरोप लगा रही है, लेकिन हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में लिखित तौर पर झूठ बोलने के लिए माफी किसने मांगी है? सुप्रीम कोर्ट ने रफाल के मुद्दे पर आदरणीय राहुल गांधी जी को कहा कि आप लिखित में माफी मांगो, खेद मत प्रकट करो, और उन्होंने लिखित में माफी मांगी। और आरोप वो आदरणीय प्रधानमंत्री पर लगा रहे हैं। तो आरोप कुछ भी आप लगा सकते हैं, लेकिन लोग आपकी क्रेडिबिलिटी को चेक करते हैं, आपकी हिस्ट्री देखते हैं, और उसके अनुसार वो लोग अपनी एक मेंटालिटी बनाते हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम लोग 2-3 चीजें कह सकते हैं। पहली बात तो ये कि आदरणीय प्रधानमंत्री किसी विषय को एक तो बहुत स्ट्रेटेजिकली उठाते हैं। 2019 के चुनाव के अंत में जब चुनाव का प्रचार खत्म हो गया तो आदरणीय प्रधानमंत्री तत्कालिक बीजेपी अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह के साथ भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स में आए थे, और उस समय उन्होंने कहा था कि आप लोगों को लगता होगा कि हम लोग बस आउट ऑफ ब्लू कुछ भी ले आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, हमारी बहुत स्ट्रेटेजी रहती है, हमारी बहुत प्लानिंग रहती है, और वो प्लानिंग दिखती है। वो जब मुद्दों को उठाते हैं तो पूरे फुल फ्लेज्ड उठाते हैं, स्ट्रांगली उठाते हैं, और फिर आज अलीगढ़ में उसको फिर से उन्होंने दोहराया। तो एक तरह से उन्होंने ये कह दिया कि इस मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे, अगले 6 चरणों तक, अगले 7 चरणों तक हम इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे और इस मुद्दे को स्ट्रांगली उठाएंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री विद ड्यू डिलिजेंस, विद प्लानिंग किसी भी मुद्दे को उठाते हैं और उसके ऊपर बात करते हैं। एक तो ये है जो बीजेपी की बहुत स्ट्रांग स्ट्रेटेजी है कोई भी चुनाव जीतने के लिए। दूसरा इसका निष्कर्ष ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता भी इन मुद्दों को उसी तरह उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता भी इस मुद्दे को उसी तरह लेके चल रहे हैं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ, आदरणीय अमित शाह, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, सब लोग इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, और यह मुद्दा कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी एक कमजोरी बनने वाली है, जो कांग्रेस को बहुत भारी पड़ता हुआ 2024 के चुनाव में दिख रहा है। और कांग्रेस की यही सबसे बड़ी मुश्किल रही है कि कांग्रेस लगातार बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, और जो आदरणीय राहुल गांधी जी के बारे में आरोप लगाए जाते हैं कि वो पूरी तरह से अर्बन नक्सल से घिरे हैं, माओवादियों, कम्युनिस्टों से घिरे हुए हैं, ये सच है। उनसे वो बड़े बड़े क्रांतिकारी आइडियाज लेते हैं, और जब वो आइडियाज उनके पास आते हैं तो उसको ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, उसके आफ्टर इफेक्ट्स के वो इमेजिन नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से बैकफुट पे चले जाते हैं। और इसलिए मेरा सजेशन रहेगा कि आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी कुछ भी वादा करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले उसके आफ्टर इफेक्ट्स की अच्छे से एनालिसिस करे, अच्छे से समझे कि उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, और उस आफ्टर इफेक्ट को पचाने की क्षमता, उसका जवाब देने की क्षमता तैयार करे। कांग्रेस के प्रवक्ता इस तरह आके टीवी डिबेट्स में आए माए साए बोलते चले जाएं, उससे कुछ नहीं होने वाला। जो एक बार तीर कमान से और बात जवान से निकल गई, उसको साबित करना कांग्रेस के लिए, उसको ऊपर स्टैंड करना और उससे बचकर निकलना बहुत मुश्किल होने वाला है। धन्यवाद।